बीबीसी दुनिया में आज देखिए, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के लोगों को टॉर्चर करने के आरोप। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों पर फिर लगे बर्बरता के आरोप। पुलिस स्टेशन को किया टॉर्चर रूम में तब्दील। यूक्रेन के लोगों को लगाया करंट और चुभोई सुइयां। दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बर्बरता की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया सैन्य लामबंदी का ऐलान। 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर हाल में किया है कब्जा, वहां आने वाले दिनों में जनमत संग्रह कराने की है योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सीटें बढ़ाने के पक्ष में है अमेरिका। साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमले को बताया संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का शर्मनाक उल्लंघन। ईरान में पुलिस हिरासत में युवती की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है जारी। युवती पर था हिजाब नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को फूंका। एक पुलिस वाले समेत 9 लोगों की मौत। दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज की वजह से हो रही है दुनिया में 3/4 लोगों की मौत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बीमारियों की वजह से हर 2 सेकंड में 70 साल से कम उम्र के एक शख्स की मौत। सबसे ज्यादा मामले गरीब देशों में। हेट स्पीच के एक मामले में सुनवाई करते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार क्यों बनी हुई है मूक दर्शक। कई समाचार चैनलों के काम करने के तरीके पर जताई नाराजगी। कहा, उनके डिबेट शो से मिलता है हेट स्पीच को बढ़ावा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले कुछ दिनों से नाटकीय मोड़ आ रहे हैं। पहले यूक्रेन ने रूसी कब्जे से अपने कई इलाकों को छुड़ाया और अब रूस यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करने की योजना बना रहा है। और इस दौरान ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जो रूसी सैनिकों की बर्बरता बयां कर रही हैं। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। आज यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यूक्रेन में रूस अपने और अधिक संसाधनों और सैनिकों को शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि, उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, रूसी नागरिकों और आज़ाद करवा इलाकों में रह रहे लोगों की रक्षा करने के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि हम यूक्रेन के युद्ध में अपने और सैनिकों को भेजें। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो सभी मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल कर उस हिस्से की हिफाजत करेंगे जिन्हें वो रूसी क्षेत्र मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को परमाणु हमले के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर रूस के पास इसका जवाब देने के लिए कई हथियार हैं। Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. तो इसका मतलब क्या है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन के संबोधन के बाद देश के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि अब 3 लाख रिजर्व लोगों को बुलाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने रूसी सेना में काम किया है और ट्रेनिंग ली है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के पास कुल 2.5 करोड़ रिजर्व सैनिक हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक यूक्रेन की जंग में 6,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, पर पश्चिमी सूत्रों का कहना है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, लगभग 55,000 है। इस ऐलान के बाद यूक्रेन में जारी रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के मायने पूरी तरह से बदल गए हैं। बीबीसी मॉनिटरिंग के रूसी संपादक ने इसका आकलन कुछ इस तरह किया। ये यूक्रेन को लेकर रूस की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव है और ये ऐलान यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूसी सेना की हार के ठीक बाद आया है, जहां उन्हें इलाका छोड़ देना पड़ा।
पुतिन का सेना को लामबंद करने का ऐलान अपने आप में अहम है, क्योंकि अब तक रूस आधिकारिक तौर पर यूक्रेन की जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद यूक्रेन में जो कुछ हो रहा था उसे लेकर रूस को कम जानकारी मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि रूस बड़ी तादाद में लोगों को वहां भेजे, जिसका ये मतलब हो सकता है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को मिलने वाला सपोर्ट शायद डगमगा जाए, और इसे पुतिन जब तक हो सके टालते जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें यूक्रेन में ज्यादा लोगों की जरूरत है। And this may mean that support for the special military operation can falter. यूक्रेन में और सैनिकों को भेजने के रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान की कई देश निंदा कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि ये लामबंदी रूस की कमजोरी दिखाता है और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार माइखेलो पोदोलियाक ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति का बयान एक बेहद प्रिडिक्टेबल अपील थी, जो उनकी नाकामी को जायज ठहराने की कोशिश लग रही थी। यूक्रेन के जिन इलाकों को यूक्रेनी सेना ने कब्जे से छुड़वाया है, वहां से रूसी सैनिकों के टॉर्चर की हैरान कर देने वाली कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। देखिए इज्यूम से बीबीसी संवाददाता ऑर्ला ग्वेरन की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इज्यूम के बीचों बीच यातना का केंद्र। यूक्रेन के जांचकर्ताओं के मुताबिक रूसियों ने इस पुलिस स्टेशन को टॉर्चर चैम्बर में तब्दील कर दिया था। हमें नीचे बेसमेंट में मौजूद कोठरियों में ले जाया गया। हमारी सुरक्षा के लिए साथ गए शख्स ने हर कदम पर सावधानी से जांचा, कहीं दुश्मन विस्फोटक तो नहीं छोड़ गया है। Well, you can just imagine the fear. आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि जब लोगों को इन कोठरियों में लाया गया होगा तब उन्होंने किस डर को महसूस किया होगा। यहाँ दीवार पर किसी ने एक तारीख लिखी है। लग रहा है इस साल का 22 जून लिखा है। इस जगह की हालत बहुत बुरी है। यहाँ सिर्फ ये पतले से गद्दे हैं, खिड़की में कांच नहीं लगा। लोगों को यहाँ बिना रोशनी या गर्माहट के रखा गया था, और कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं उन्हें यहाँ टॉर्चर किया गया। उनमें से एक से हम शहर के मुख्य अस्पताल में मिले, जो किसी तरह काम कर रहा है। मिहाइलो इवोनोविच की चोटों का इलाज यहीं हुआ था। उनकी उम्र 67 साल है, लेकिन रूसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बताते हैं कि रूसी सैनिकों ने उन्हें नीचे गिराया और उनका हाथ तोड़ दिया। उन्हें लगा कि वे यूक्रेनी सैनिकों के मददगार हैं। उन्होंने मुझे 12 दिन तक टॉर्चर किया। हमारे सुरक्षा बलों के आने से 3 घंटे पहले वो मुझे वहां से अधमरी हालत में ले गए। उन्होंने मुझे बिजली के झटके दिए। मेरी उंगलियों में करंट लगाया। उंगलियां जल गई थीं। मेरी पीठ के अंदर तक लंबी सुइयां चुभाईं। अंदर यहाँ और यहाँ। और शहर की दूसरी ओर रूसी कमांड सेंटर बनाया गया था, जहाँ हैरान करने वाला कुछ मिला। हमें बताया गया कि इस कुल्हाड़ी पर खून है, लेकिन मुख्य जांचकर्ता नहीं जानते कि किसका। इज्यूम के नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में यूक्रेनी सेना अब भी तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्हें अपनी बढ़त को बनाए रखना होगा। मुश्किल से गुजर रहा ये शहर खाने की किल्लत से जूझ रहा है। इन्हें बहुत कम खाना मिल पाया। यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, तो सिर्फ जंग की गहरी परछाई। और रूस यूक्रेन जंग को 7 महीने होने वाले हैं, और संख्या के हिसाब से देखें तो रूस के पास यूक्रेन से ज़्यादा सैनिक हैं, लेकिन यूक्रेन की जंग लड़ने की रणनीति और पश्चिमी देशों से उसे मिले हथियारों ने इस अंतर को काफ़ी कम कर दिया है। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बीबीसी दुनिया में दिखाएंगे हिजाब मामले में ईरान में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है जारी। बीबीसी दुनिया में अभी है बहुत कुछ बाकी। बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हूं उदित मेहरा। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इन सरकार विरोधी प्रदर्शनों में एक पुलिस वाले समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनों का ये लगातार 5वां दिन है। 22 साल की माशा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद से ये प्रदर्शन भड़क उठे। ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उन्हें हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए हिरासत में ले लिया था। ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में तुर्की, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों के लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान के कड़े इस्लामिक कानूनों का विरोध किया। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि माशा की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, पर माशा के परिवार का आरोप है कि उसकी पिटाई की गई थी। देखिए बीबीसी संवाददाता राणा रहीमपुर की ये रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ईरान की महिलाएं अपने हिजाब को आग के हवाले करते हुए वो तंग आ चुकी हैं। मोरल पुलिसिंग से वो तंग आ चुकी हैं, उनके हर कदम पर नजर रखने वाले मजहबी नेताओं से। ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए इस महिला की मौत से। इनका नाम माशा अमीनी था। वो महज 22 साल की थी। इस महीने की शुरुआत में उन्हें तेहरान में पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनका कहना था कि माशा ने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। सुरक्षा बलों ने माशा का हिरासत में ये सीसीटीवी फुटेज जारी किया। इसे बहुत ज्यादा एडिट किया गया है। अचानक माशा बेहोश हो जाती। अधिकारियों का कहना है कि माशा को दिल की बीमारी थी, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि उन्हें हिरासत में बुरी तरह पीटा गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। महिलाएं तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं और अपने हिजाब को हवा में लहरा रही हैं। उनके कब्र पर लिखा है कि माशा मरी नहीं है, उनका नाम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। माशा कुर्द थी, लेकिन उनके लिए विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में हो रहे हैं। एक महिला पानी की बौछार के आगे बेखौफ खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पुलिस की एक बाइक को आग लगा दी गई है। इसे मोबाइल पर फिल्मा रही महिला चिल्लाती हैं कि भले ही हमें कुछ न मिला हो, लेकिन हमने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि माशा के परिवार को उम्मीद थी, उनका नाम आज पूरे ईरान में विरोध का प्रतीक बन चुका है। ईरान में महिलाओं पर कई किस्म की पाबंदियां हैं और उन्हें इस्लामिक कानून के हिसाब से हिजाब पहनने के कड़े नियमों का पालन करना होता है। जानते हैं क्या है वो नियम। साल 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड लागू किया गया। इसमें सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और ढीले कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया। ड्रेस कोड को लागू कराने का जिम्मा मोरालिटी पुलिस को दिया गया, जिसे गश्ते इरशाद भी कहा जाता था। अधिकारियों को ये हक दिया गया कि महिलाओं को रोककर इस बात की जांच करें कि उन्होंने ठीक से कपड़े पहने हैं या नहीं। नियम नहीं मानने पर जुर्माना, कैद या बेंत से मारने का प्रावधान रखा गया। लेकिन साल 2014 में ईरान की महिलाओं ने अपनी बिना हिजाब वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिजाब नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया और इसे अपनी आज़ादी करार दिया। इससे औरतों के आंदोलन को बढ़ावा मिला, जिनमें वाइट वेडनेसडे और गर्ल्स रिवॉल्यूशन स्ट्रीट मूवमेंट भी शामिल हैं। वैसे तो ईरान में महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने से रोकने के लिए कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्हें स्टेडियमों में दाखिल होने से रोका जाता है। ईरानी क्रांति से पहले वहां ऐसी कोई रोक नहीं थी। इस साल 25 अगस्त को महिलाओं ने 40 साल बाद पहली बार आधिकारिक रूप से कोई लीग मैच देखा था। ईरान में महिलाओं को घर से बाहर निकलने, विदेश यात्रा, नौकरी, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जैसे मुद्दों पर पुरुषों जैसे अधिकार हासिल नहीं हैं। काम की जगह पर और ना ही घरेलू हिंसा के उत्पीड़न से बचाने के लिए ईरान में कोई कानून है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में महिलाओं को शादी, तलाक, विरासत, बच्चों की कस्टडी के मसले पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे पर जानेंगे अल्जाइमर और डिमेंशिया में क्या है फर्क। दिखाएंगे ये खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद बीबीसी दुनिया में।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। ये एक भूलने की बीमारी है और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आज हम आपको मिलाएंगे एक महिला से जिनकी मां को अल्जाइमर्स है। वो अपनी मां की देखभाल ठीक वैसे ही करती हैं जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। देखिए बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह और बुशरा शेख की ये रिपोर्ट। मैंने देखा कि वो पानी फेंकती थी, टैप खोलती थी, पानी लेती थी और मिरर के ऊपर पानी फेंकती थी एंड समटाइम्स मिरर के ऊपर देखकर थूकेगी भी। तो हमें ये लगा कि वो अपने आप को जब यंग थी तब याद करती है और ऐसे अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही हैं। ये है 40 वर्षीय प्रिया। रिया की मां विजया अल्जाइमर से पीड़ित है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी याददाश्त खोने लगता है। हालांकि प्रिया के लिए शुरुआत में ये समझना मुश्किल था। जब मेरे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे थे टू देहरादून टू माय ब्रदर, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे एंड शी वांटेड टू गो टू द वॉशरूम एंड वॉशरूम से वापस आने के बाद शी सैट विद माय फादर एंड शी टोल्ड माय फादर दैट कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं हम, ट्रेन में कैसे पहुँच गए। धीरे धीरे समय बीता और माँ की बीमारी बढ़ती गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइज हुआ कि ये ज़्यादा भूलने लग गई हैं। शी डजंट नो मी, आई एम हर डॉटर, शी डजंट रिकॉग्नाइज मी। प्रिया ने केरल से अपनी माँ को दिल्ली लाने का फैसला किया और उनका शक सही निकला। 2021 में मैं इनको केरला से यहाँ लेकर आई, तो फिर लास्ट में डॉक्टर के पास गए। वी गॉट ऑल द टेस्ट डन। रिपोर्ट में क्लियरली की दैट शीज गॉट, इट वाज क्लियरली रिटन that she's got dementia, Alzheimer's. डॉक्टर आने वाले सालों में डिमेंशिया के केसेस में बढ़ोतरी की आशंका जताते हैं, लेकिन डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या फर्क है? डिमेंशिया एक जेनेरिक टर्म है, उसमें से अल्जाइमर एक विशेष प्रकार का डिमेंशिया है जो कॉमनेस्ट डिमेंशिया है। 60 से 70% लोगों को अल्जाइमर डिमेंशिया ही होता है। अल्जाइमर के कुछ लक्षण हैं। इसमें बातें आपको याद नहीं रहती, किसी भी चीज में आपकी रुचि नहीं होती, मूड में आपके लगातार बदलाव होता रहता है, गुस्सा बात बात पर आता है और जीवन जीने का जो सलीका है वो आप भूलने लगते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बचाव के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की सलाह वो देते हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcvidit। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।